चलिए, आप सभी को प्रियदर्शनी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। चूँकि यह श्रृंखला प्रियदर्शनी आईएएस एकेडमी की तरफ से कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत यह श्रृंखला लगातार प्रसारित की जा रही है। वैसे बंधु बांधव जो पीसीएस या आईएएस की तैयारी करते हैं या फिर वनडे किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह बिल्कुल बूस्ट के रूप में काम करेगा। तो आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम आज रीट को लेकर आए हैं। रीट में जो 5 रीट्स होते हैं उसको लेकर स्टूडेंट में एक बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति रहती है कि रीट को हम समझें और किस रूप में समझें, कौन से रीट किस रूप में प्रयोग किया जाता है और वह रीट इशू किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है, किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, उन सारी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। तो हम एक एक स्लाइड के रूप में जानने की पहचान करते हैं, कोशिश करते हैं कि रीट सबसे पहले कहते हैं किसको है। रीट का तात्पर्य यह होता है अधिकार पर। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में यह करे कि रीट कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार का अधिकार पत्र होता है। रीट को एक सामान्य सी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे आप सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहते हैं तो या फिर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप किसी प्रकार आपको बहुत सारे अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत मिलते हैं। जैसे घूमने का अधिकार है, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में आप किसी भी प्रकार के आभूषण पहनने और आभूषण रखने के अधिकारी होते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा की गारंटी या तो प्रशासन के रूप में आपको पुलिस व्यवस्था देती है या प्रशासन देती है, या फिर आपको अपने ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण या किसी भी प्रकार के धन संपत्ति की संरक्षण जो है आपको बैंक्स देती है। उसी प्रकार से फंडामेंटल राइट का संरक्षण जो है आपको रीट देती है। अगर रीट नहीं देती तो फंडामेंटल राइट्स का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता सुरक्षा की दृष्टि से। इसका मतलब आपको यह रीट का महत्व पता चल गया होगा। अब रीट को हम 5 वर्गों में बांटते हैं, यानी कि रीट जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, दूसरा होता है परमादेश होता है, तीसरा जो होता है वह अधिकार परीक्षा होता है, चौथा उत्प्रेषण होता है और 5वां प्रतिषेध होता है जो आपके ब्लैक बॉक्स पर लिखा हुआ होगा। आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडवंस यानी कि परमादेश, को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा और प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध और सेटेरियो यानी कि उत्प्रेषण रीट की चर्चा आपके ब्लैक बॉक्स पर दी गई है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि सर क्या हम फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ते हैं तो रीट का कहीं ना कहीं उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में दिया गया होगा, तो इसका संरक्षण कौन करता है? तो रीट्स का संरक्षण फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही किया जाता है। यह इसका आर्टिकल में जिक्र किया गया है। इसका संरक्षण 2 करता है, 2 ऐसी संस्थान करता है, न्यायिक व्यवस्था के रूप में करती है। एक होता है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करती है, जबकि 226 के अंतर्गत यह जो संरक्षण प्रदान करती है फंडामेंटल राइट को वह हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब सवाल होता है कि सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स का संबंध इस रीट से है तो नहीं। इस आर्टिकल्स का संबंध जो है आपको 13 से भी है, 226 से भी है और आपका 32 से भी है, 359 से भी है। इतने सारे आर्टिकल्स का संबंध यानी कि कम से कम 4 आर्टिकल्स का संबंध आपका जो है रीट से है। इसलिए सिर्फ आर्टिकल 32 या 226 को जानना यह काफी नहीं होता है। आर्टिकल 13 में रिव्यू किया जाता है और रिव्यू आपको जो है जो आपका किया जाता है, जो रिव्यू होता है
वह आपको हम बताएंगे कि इसे रीट्स में कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब इस आर्टिकल्स का संबंध कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 से भी है। तो हम एक एक रीट को समझेंगे और इस रीट के पहले अंतर्गत पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का तात्पर्य यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो या देश का नागरिक हो या विदेश का भी नागरिक हो, अगर वह किसी प्रकार के आपराधिक क्रिया में संलग्न हो और पुलिस इसे गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय में, जो मजिस्ट्रेट स्तर का मिनिमम होता है, उस न्यायालय तक उसको एसेस यानी कि पहुंचाना होगा, यानी कि न्यायालय तक उसे पहुंचाना होगा पुलिस को। उसमें उस 24 घंटा के अंतर्गत जो है वह टाइम निर्धारित नहीं किया गया है, वह इंक्लूड नहीं किया गया है जो उसके यात्रा में लगा होगा। मान लिया जाए कि अगर कोई बिहार का आदमी गुजरात में अपराध किया होगा, तो अगर मान लिया जाए कि उसका अगर बिहार में ट्रायल हो रहा है तो उस व्यक्ति के लिए जो यात्रा के लिए जो यहां से गुजरात से फिर बिहार लाने में जितना समय लगेगा पुलिस के द्वारा, उस समय को सिर्फ और सिर्फ काउंट नहीं किया जाएगा, वह यात्रा का नहीं किया जाएगा, और नहीं तो 24 घंटा के अंदर जो है न्यायालय में उसे सुपुर्द करना पड़ेगा। इसे कहते हैं बंदी। बंदी का मतलब है बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष करो यानी कि सामने लाओ। यानी इसका मतलब क्या होता है कि सशरीर उस व्यक्ति को या उस अपराधी को न्यायालय के समक्ष साबित करना। हालांकि अपराधी हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि उसे न्यायालय सजा का प्रावधानित न कह दे, तब तक हम उसे अपराधी नहीं कहेंगे। उस व्यक्ति को व्यक्ति कहना ही ज्यादा सार्थक रहेगा। यानी कि टू हैव ए बॉडी, यानी कि वह सशरीर व्यक्ति को आपका उपस्थित कर देना है। इसे बंदी प्रत्यक्षणी का तात्पर्य सिर्फ होता है टू हैव ए बॉडी। दूसरा होता है कि यह किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो यह सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकती है या हाई कोर्ट इशू करती है। और किसके लिए यह बंदी प्रत्यक्षण यूज किया जा सकता है, तो यह पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर का मतलब है कि जितना भी अधिकारी हैं उनके लिए भी हो सकता है, और प्राइवेट बॉडी के लिए भी यह आपका जो है कोर्ट आदेशित कर सकती है, यानी कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण करने का आदेश दे सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। और इसका सबसे फेमस केस हुआ था रादुल्ला शाह वर्सेस बिहार स्टेट गवर्नमेंट का एक केस था, जिसमें 14 सालों तक यह केस चला था और बाद में न्यायालय ने उसे बाइज्जत रिहा कर दिया गया, क्योंकि उसे न्यायालय के समक्ष में इस तरह से उसे अंधेरे में रखा गया कि वह 14 साल तक सजा प्राप्त कर लिया बिना न्यायालय के सजा देने के प्रावधान के पहले ही। तो इसके लिए काफी फटकार लगाएगा था पुलिस महकमे को। तो ये एक बहुत अलग प्रोसेस आता है। सिर्फ इतना केस रखिएगा कि रादुल्ला शाह वर्सेस बिहार स्टेट का ये केस था, बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेकर एक बहुत जबरदस्त यह जजमेंट सुनाया गया था। दूसरा है परम आदेश। परम आदेश का मतलब होता है यह हमेशा आदेश जो आएगा वह हाई अथॉरिटी से लो अथॉरिटी के पास आता है, इसलिए इसको कहा जाता है परम आदेश, यानी टू गिव एन ऑर्डर। और ऑर्डर हमेशा जो आएगा वह सुप्रीम कोर्ट से होगा या हाई कोर्ट से होगा। और परम आदेश में हमेशा ध्यान रखिएगा यह सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अधिकारी के लिए आएगा, पब्लिक ऑफिसर के लिए आएगा, प्राइवेट बॉडी के लिए नहीं आता है। जबकि यहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण में बहुत तकनीकी शब्द को आप समझते भी जाइएगा, पब्लिक ऑफिसर के लिए भी होगा और प्राइवेट बॉडी के लिए भी हो सकता है। और इसमें केस था गुजरात स्टेट वर्सेस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और लोटस टेम्पल का बहुत महत्वपूर्ण केस था। यानी कि यह परम आदेश को लेकर या इसको मैंडमस को लेकर एक बहुत बड़ा केस माना जा सकता है इस केस के अंतर्गत। तीसरा है क्रियो वारंटो। क्रियो वारंटो का मतलब है अधिकार परीक्षा।
अधिकार परीक्षा का मतलब यह होता है, साधारण सामान्य भाषा में हम समझेंगे कि किस अधिकार के अंतर्गत आपने यह कार्य किया है, यानी कि आपको यह अथॉरिटी ही कौन देता है इस कार्य को करने के लिए। यह और हमेशा व्हाट योर अथॉरिटी, इसका मेन मीनिंग ही यही होता है, व्हाट योर अथॉरिटी। और यह हमेशा जो होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देती है, और ये जो है ये भी प्राइवेट बॉडी के लिए भी हो सकता है और पब्लिक ऑफिसर दोनों के लिए हो सकता है कि नहीं। इसमें हो सकता है कि मान लिया जाए, एक उदाहरण बताता हूं कि डीएम को अधिकार है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जिन्हें जिला स्तर पर भर्ती करने का आदेशित कर सकता है, लेकिन अगर एडीएम स्तर के अधिकारी या एसडीएम स्तर के अधिकारी अगर इस ढंग के कोई रिक्रूटमेंट अगर निकालते हैं तो कोर्ट उससे पूछती है, कोर्ट माने यानी कि हाई कोर्ट पूछ सकती है, सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि आपको यह अथॉरिटी किसने दिया है कि आपने यह भर्ती निकाला है, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र का ये बाहर का चीज है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है व्हाट योर द अथॉरिटी टू रिक्रूटमेंट या रिक्रूट दैट टाइप ऑफ द पोस्ट, या तुम्हें कौन ऐसा अधिकार दिया है जिसके कारण तुम यह भर्ती जो है तुम निकाले हो। चौथा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, प्रतिषेध करना। प्रोहिबिशन रीट जो निकला है प्रोहिबिट वर्ड से निकला है। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। जैसे प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब है टू फॉरबिड यानी कि मना कर देना। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पहले के तीन जो रीट आपको बताया है वह इशू बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और इशू फॉर या तो पब्लिक ऑफिसर के लिए होता था या फिर प्राइवेट बॉडी के लिए होता था। लेकिन ये दोनों रीट जो होता है न्यायालय टू न्यायालय होता है। न्यायालय टू न्यायालय का मतलब क्या हो गया, प्रोहिबिशन रेट एज सिटेरियो रेट, यह हमेशा न्यायालय टू न्यायालय होता है, यानी कि या इशू बाय भी न्यायालय होगा, इशू फॉर भी न्यायालय ही जाएगा। लेकिन किस प्रकार के न्यायालय होंगे तो वो मैं आपको बताता हूं कि प्रोहिबिशन रेट में होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है आपको आप म्युनिसिपल कोर्ट या जिसको लोअर कोर्ट भी कहते हैं उसके लिए इशू कर सकता है, और सिटेरियो रेट में भी यह जो है आपको इशू हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट करता है। लेकिन किसके लिए किया जाता है, इशू फॉर किसके लिए किया जाता है, तो ये भी म्युनिसिपल कोर्ट या लोअर कोर्ट के लिए किया जाता है। लेकिन दोनों केस में आपको लगेगा कि सर एक ही टाइप का तो है, जो आप बताए हैं प्रोहिबिशन रेट और सिटेरियो रेट में एक ही टाइप का आपने बताया कि इशू बाय एंड इशू फॉर, ये तो सेम केसेस है, लेकिन दोनों में तकनीकी रूप से अंतर समझने का प्रयास किएगा। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को यहीं पर होती है। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन रेट में होता है कि लोअर कोर्ट या म्युनिसिपल कोर्ट ने अभी उस केस पर वर्डिक्ट यानी कि निर्णय नहीं दिया है, यानी कि अभी जो केस है वह विचाराधीन है, यानी केस उस पर चल रहा है। तो वैसे केसों को जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इस केस के बारे में पता चलता है तो वह उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। यदि वह केस उसके सुनवाई या अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने पास उसको जो है अपने पास बुलवा सकती है, उस केसेस को अपने पास मंगवा सकती है और उसे मना कर देगी। यानी कि उस पर निर्णय नहीं आया है लेकिन वह अपने पास माने मंगवा सकती है उस केस को, तो इसको कहते हैं प्रोहिबिशन रेट। और सिटेरियो रेट में होता है, उत्प्रेषण रेट में होता है कि इस पर ऑलरेडी लोअर कोर्ट या म्युनिसिपल कोर्ट का निर्णय आ चुका है, वर्डिक्ट आ चुका है, लेकिन उस निर्णय को अब जो है हाई अथॉरिटी का जो न्यायालय है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उस निर्णय को अपने पास बुलाती है। यानी कि ऐसे केसे उसको कहा जाता है उत्प्रेषण केस, यानी कि इसमें निर्णय आ चुका है तब अपने पास कोर्ट जो है हाई अथॉरिटी का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बुलाती है। और इस केस में होता है कि इसमें निर्णय
आने से पहले ही अपने पास बुला लेती है। दोनों केस में अपने पास बुलाती है। एक में निर्णय आ चुका है, एक में निर्णय अभी नहीं आया है। यही तकनीकी रूप से अंतर है और कोई अंतर नहीं है। दूसरी नंबर बात यह होता है कि मैंने आपको बताया था पीछे आर्टिकल 13 जो बताता है कि पूरे फंडामेंटल राइट्स का रिव्यू करता है, समीक्षा करता है। तो वह समीक्षा किस आर्टिकल के अंतर्गत करेगा, और बहुत गहराई से क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेगा कि किस इस सभी आर्टिकल्स में से किस आर्टिकल को हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक समीक्षात्मक समीक्षा करती है किस निर्णय में जाकर, तो इन पांचों रीट में से अगर चुनना पड़े तो काफी आपको टफ लगेगा, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर है तो रिजल्ट क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि इसमें देखे होंगे कि आपको खासकर उत्प्रेषण के केस में, सिटेरियो के केस में जो उसका जो है बजाबते जो है रिव्यू किया जाता है कि नीचे के न्यायालयों ने किस प्रकार का निर्णय दिया जाता है, उसकी समीक्षा करता है। समीक्षा तभी होगी जब कार्य कोई किसी प्रकार का कार्य संपादित किया जाता है, तभी तो उसकी समीक्षा होगी। बिना कार्य किए हुए का क्या समीक्षा होगा? तो यानी कि रिव्यू होता है सिटेरियो रीट का, इसलिए सिटेरियो रीट को कहा जाता है रिव्यू के लिए, यानी कि समीक्षात्मक रीट भी कहा जाता है। जो आर्टिकल हमने बताया था कि 13 से भी संबंधित है, जबकि लोग सिर्फ पढ़ाकर निकल जाते हैं 26, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32, लेकिन नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा। यह 4 आर्टिकल्स को जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 13 को भी जानना जरूरी है। आर्टिकल रीट से संबंधित जो है आर्टिकल 13 भी रिलेटेड है। आर्टिकल 226 भी जरूरी है जो हाईकोर्ट के संदर्भ में जानना चाहिए, और आर्टिकल 32 जिसमें 5 रीट्स की चर्चा की गई है वह सुप्रीम कोर्ट के केस में हम जानते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 359 को भी जानना चाहिए, जो भी उसका संबंध भी रीट से ही है। तो यह 4 प्रकार के आर्टिकल्स की चर्चा रीट्स के अंतर्गत हमें जाननी चाहिए। अब आपको रीट से संबंधित बहुत सारे चीजें जो आपको समझ नहीं आती थी वह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसको समराइज करते हैं, पांचों रीट को हम एक बार समराइज कर देते हैं। मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला है, एक एक चीज को देख के चलिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट्स में क्या होता था कि 24 घंटा के अंदर आप जो है अपराधी को, अपराधी हम नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति जिन पर अपराधी होने का जो है आरोप लगा है, उन आरोपी व्यक्ति को आप न्यायालय के समक्ष, जिससे गिरफ्तार किए हैं, वह न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित किए, टू हैव ए बॉडी अपीयर इन द कोर्ट। दूसरी नंबर बात कि इस 24 घंटे में वो समय इंक्लूड नहीं किए जाएंगे जो उनके यात्रा के दौरान लगे होंगे। अगर वह अपराधी किसी अन्य स्टेट में किया होगा या देश के दूसरे भाग में किए होंगे, उसमें उस यात्रा को नहीं लिया जाएगा 24 घंटे के अंतर्गत। इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह रीट्स का मैग्ना कार्टा भी है। रीट्स का मैग्ना कार्टा इसी बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहा जाता है। पहला नंबर है कि इसका मीनिंग क्या होता है, टू हैव ए बॉडी। दूसरा ये जानना है कि इशू बाय किसके द्वारा किया जाता है, तो यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाता है। इशू 4 किसके लिए कहा था, तो यह पब्लिक बॉडी के लिए भी हो सकता है और प्राइवेट बॉडी के लिए भी होता है, और या फिर पब्लिक ऑफिसर के लिए होता है। दैट्स इट। उसके बाद परमादेश में होता है टू गिव एन ऑर्डर, और ऑर्डर हमेशा यह पब्लिक ऑफिसर के लिए होगा, प्राइवेट बॉडी के लिए नहीं होगा। और इसमें इशू बाय होगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और किसके लिए होगा, इशू 4 होगा, यह पब्लिक ऑफिसर के लिए होगा। 3 चीज ही हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद में कि वो ओरांटो अधिकार परीक्षा, यानी कि व्हाट योर अथॉरिटी टू गिव एन, तुम्हें या कौन यह जो है अधिकार देता है, इसका यह मीनिंग हो गया। दूसरा हो गया इशू बाय हो गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और किसके लिए यह दिया जाएगा, तो पब्लिक बॉडी के लिए भी होगा और पब्लिक ऑफिसर के लिए भी इशू किया जाएगा। उसके बाद है प्रोहिबिशन और सिटेरियो एक साथ कीजिएगा, यह हमेशा न्यायालय टू न्यायालय होता है। इशू बाय माने हाई अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, इशू 4 द लोअर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, यानी कि यह
जो होगा आपको लोअर कोर्ट के लिए होगा, इशू फॉर लोअर कोर्ट के लिए इशू बाय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा होगा। और इसमें जो है प्रोहिबिशन केस में पहले ही केस जो पर निर्णय लोअर कोर्ट ने अभी नहीं दिया है, सिर्फ विचाराधीन है, लेकिन हाई अथॉरिटी अपने पास बुला लेती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। और सुपीरियर में क्या होगा कि इसका रिव्यू होगा, इस पर जो है लोअर कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, उसका रिव्यू जो होगा वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगी। यह पूरा का पूरा रिट्स आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है इंजंक्शन। इंजंक्शन जो होता है यह रिट्स भारत में लागू नहीं है। यह इंजेक्शन रिट जो लागू होता है वह सिर्फ विदेशों में, विकसित देशों में होता है, और यह यूज किया जाता है इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वहां का जो है वो करती है, लेकिन यह प्राइवेट बॉडी के लिए किया जाता है। लेकिन इस प्रकार के रिट्स भारत में इसका कोई जो है इसका एग्जिस्टेंस नहीं है या विदेश में है। तो इंजेक्शन आपसे पूछेगा कि विच रिट्स इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो होगा इंजेक्शन, यह भारत के कॉन्टेक्स्ट में लागू नहीं होता है। दैट्स इन, रिट्स आपके पूरे समाप्त हो गए। आपको लगा होगा कि यह कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले होंगे। कॉन्सेप्ट आपका इतना बढ़िया हो गया होगा कि मैथमेटिकल रूप से 3 चीजें याद रखना है, इशू बाय, इशू फॉर, इट मीन्स, बस 3 चीजें याद रखिए। कुछ केसेस याद रखिएगा तो आपके और भी इनहांस कर देंगे आपके ज्ञान को। नई नई करंट अफेयर से रिलेटेड अगर ज्ञान इसमें आप इंक्लूड कर देते हैं तो आपके लेखन शक्ति को भी इनहांस कर देगा। और इससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप प्रश्न गहराई में जाकर प्रश्न को समझ सकते हैं। अब हमें पूर्णतः आशा होगी कि रीट से संबंधित आने वाले जो भी प्रश्न बनेंगे या रीट को समझने में आपको किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। दैट्स इट, धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।